नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूपीपीएससी 1.0 चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है भावार्थ। यह यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पहले ही प्रश्न में 5 नंबर का आता है। तो परिभाषा इसकी क्या है? गद्यांश या पद्यांश में आए मूल विचारों, भावों को संक्षेप में सरल भाषा में मानक हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने शब्दों में लिख देने को भावार्थ कहते हैं। तो भावार्थ लिखने की प्रक्रिया क्या है, हम इसकी चर्चा करें। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितने मुख्य भाव विचार हैं, उनकी हमको पहचान कर लेनी है पैराग्राफ में। उसके बाद रेखांकित उनको कर लेना है, जितने मुख्य भाव और विचार हैं उनको रेखांकित कर लेना है। रेखांकित भावों, शब्दों, वाक्यों को मिला करके सार्थक वाक्य हमें बना लेना है। जहां कई शब्द हैं, अगर एक शब्द से काम चलता है तो एक शब्द से काम चलाएंगे। अगर कुछ वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बन जाता है तो हम वो भी करेंगे, बशर्ते सभी मुख्य भाव भावार्थ में समाविष्ट हो जाएं। इसके अलावा सभी गौड़ भाव भी उसमें आ जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। मूल भाव की आत्मा न गायब हो, हमको इस तरीके से भावार्थ लिखना है। अब हम ये देखते हैं कि भावार्थ की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इसकी भाषा जो है वो स्पष्ट, सरल व सरस शब्दों का प्रयोग उसमें होना चाहिए। सरस का तात्पर्य है हृदय स्पर्शी भाषा, यानी हृदय को छू लेने वाली भाषा। एक और बात इसमें आती है कि गद्यांश में आए शब्दों का प्रयोग करें कि ना करें। गद्यांश में आए शब्दों का प्रयोग इसमें ना के बराबर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम बात है। इसको आपको खास करके ध्यान रखना है कि गद्यांश में आए शब्दों का प्रयोग हमें ना के बराबर करना है। अगर काम न चल पा रहा हो तभी हमको उसका प्रयोग करना है। शैली कैसी होनी चाहिए? सामासिक होनी चाहिए, यानी संक्षिप्त और सारगर्भित होनी चाहिए। सारगर्भित का मतलब वही है सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। जैसे सपोज करिए राजा का पुत्र लिखा हुआ है तो हम उसको छोटा करके राजपुत्र कह सकते हैं। ये है सारगर्भित, ये है संक्षिप्त बात। सीमा कितने शब्दों में लिखें, ये बहुत अहम बात है। तो कितने शब्दों में लिखें? लगभग आधा होना चाहिए पैराग्राफ का। वैसे इसकी सीमा बांधी नहीं जा सकती, लेकिन मूल अवतरण का कम से कम आधा आप लिख दें, ठीक है। इसके अलावा पैराग्राफ में मान लीजिए कोई भाषाई वाकजाल है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उद्धरण है, इन सबको हमें हटा देना है, अलंकारिक भाषा को हटा देना है। इसके अलावा पैराग्राफ के शब्दों का इसमें ना के बराबर प्रयोग होना है। इसका मैं बार बार उल्लेख इसलिए कर रहा क्योंकि ये बहुत ही अहम बात है। ये इसका मर्म है वास्तव में भावार्थ लिखने का। जो ये बात है बहुत महत्वपूर्ण बात है। विचारों की तारतम्यता महत्वपूर्ण नहीं है। विचार आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन भावों की लयबद्धता बनी रहनी चाहिए। अभी हम एक उदाहरण लेकर के इन समस्त बातों को स्पष्ट करेंगे। चलिए, 2022 का यूपीपीसीएस का मुख्य परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है। इसको आप डाउनलोड करके रखें और आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कितनी तरह के मूल भाव हैं, यानी मुख्य और गौड़ भाव कितने हैं इसमें। तो जीवन को
उसकी समग्रता में सोचना और जीवन को एक खास इरादे से सोचना दो अलग तरह की तैयारियां हैं। और इस माने में साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का एक तरफा या इकहरा इस्तेमाल करता है, तो वह अपनी मूल शक्ति को सीमित या कुंठित करता है। अब देखिए, ये क्या है? साहित्य जीवन से किस तरह से जुड़ा हुआ है? साहित्य जीवन से कैसे जुड़ा है, इसकी बात यहां पर की गई है। और राजनीति जीवन को किस तरह देखता है, ये भी बताया गया है। देखिए, ऐसे ही आपको भावों को पहचानना है। तो यहां तक आ गया एक भाव, ठीक है। यहां से क्या बात की गई है? राजनीति के मुहावरे में बोलते समय हम एक ऐसे वर्ग की भाषा बोल रहे होते हैं जिसके लिए भाषा प्रमुख चीज नहीं है, वह भाषा का दूसरे या तीसरे दर्जे का इस्तेमाल है। वह एक खास मकसद तक पहुंचने का साधन मात्र है। उसे भाषा की सामर्थ्य, प्रामाणिकता या सच्चाई में उस तरह दिलचस्पी नहीं रहती जिस तरह साहित्य की। अब यहां पर राजनीति के लिए भाषा क्या है? राजनीति के लिए भाषा क्या है और साहित्य के लिए भाषा का मानक क्या है, इसकी बात कही गई है। ये इसका दूसरा केंद्रीय विचार है। पहला, साहित्य जीवन से किस तरह जुड़ा हुआ है, जबकि राजनीति जीवन को किस तरह देखता है। जबकि यहां पर बात की गई है कि राजनीति के लिए भाषा क्या है और साहित्य के लिए भाषा का मानक क्या है। उसकी भाषा प्रचार प्रमुख, रेटारिकल, नकली व्यक्तित्व की भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति के लिए भाषा एक व्यवहारिक और काम चलाऊ चीज है, जबकि साहित्यकार के लिए भाषा उस जिंदगी की सच्चाई का एक जीता जागता हिस्सा है जिसे वह राजनीतिक, व्यवसायिक, व्यवहारिक या स्वार्थों की हिंसा, तोड़-फोड़ और प्रदूषण से बचा करके उसकी मूल गरिमा और शक्ति में स्थापित या पुनर्स्थापित करना चाहता है। अब देखिए, साहित्य का ध्येय क्या है, यहां पर ये बताया गया है कि साहित्य का ध्येय क्या है। क्या है ध्येय? इस व्यवहारिक या स्वार्थों की हिंसा, तोड़-फोड़ और प्रदूषण से बचा करके मूल गरिमा और शक्ति में भाषा को स्थापित या पुनर्स्थापित करना है। तो साहित्य का कार्य एक ये केंद्रीय विचार हो गया। साहित्य का काम अपनी पहचान को राजनीति की भाषा में खो देना नहीं, बल्कि उस भाषा के छद्म से अपने को लगभग बेगाना करके अकेला कर लेना है। एक संत की तरह अकेला कि राजनीति के लिए जरूरी हो जाए कि वह बारंबार अपनी प्रामाणिकता और सच्चाई के लिए साहित्य से भाषा मांगे, न कि साहित्य ही राजनीति की भाषा बनकर अपनी पहचान खो दे। अब आप देखिए, राजनीति की साहित्य पर भाषाई निर्भरता होनी चाहिए, न कि साहित्य की राजनीति पर भाषाई निर्भरता होनी चाहिए। राजनीति की साहित्य पर भाषाई निर्भरता होनी चाहिए, न कि साहित्य की राजनीति पर भाषाई निर्भरता होनी चाहिए। अब आप देखिए, कुल मिलाकर के जितने मैंने ये बताए मूल विचार, ये सारे समाविष्ट होने चाहिए। आपको यहीं पेपर देते समय यहीं किनारे आपको ये सारे जो मूल विचार हैं उसको लिख लेना चाहिए। इससे जब आप भावार्थ लिखेंगे तो कोई भी विचार आपका छूटेगा नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं ये लिखा कैसे जाएगा वास्तव में। हाँ, अब देखिए, साहित्य जीवन से किस तरह से जुड़ा हुआ है? तो साहित्य जीवन के सभी पक्षों को अपने में समेटे है।
इसलिए भाषा की गरिमा, सत्यशीलता, सत्यान्वेषण व वैधता इसके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, कई शब्द मैं बाहर से लेकर के आया और प्रामाणिकता वहां पर लिखा हुआ है पैराग्राफ में, तो यहां मैंने वैधता लिख दिया, सत्यशीलता मैंने लिख दिया, सत्यान्वेषण लिख दिया, जबकि ये पैराग्राफ से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां मैंने शब्दों को बदल दिया है। यह स्वयं साध्य है, जबकि राजनीति जीवन को संपूर्णता में नहीं वरन निश्चित उद्देश्य से जोड़ करके देखता है। अब पैराग्राफ में आपने देखा था कि राजनीति जीवन को किस तरह देखता है, वही बात मैंने यहां लिख दिया है। अब देखिए, ये अब यह किसी निश्चित उद्देश्य का साधन है, इसलिए इसकी भाषा भी तदर्थ, सतही, सस्ती व शब्दाडंबर से जुड़ी हुई है। रेटोरिकल शब्द का ये मतलब है। वस्तुतः साहित्यकार राजनीति, विविध व्यवसाय, व्यवहार में प्रयुक्त भाषा व शब्दों की तोड़-फोड़ से बेलाग रहते हुए भाषाई अस्मिता को स्थापित करता है, ताकि राजनीति अपनी भाषाई वैधता को जांचने के लिए इसका आधार ग्रहण करे, न कि साहित्य राजनीति की भाषा का अवलंबन ग्रहण कर सारहीन व निस्तेज बन जाए। राजनीति के लिए भाषा क्या है, ये मैंने बता दिया यहां पर। फिर साहित्य के लिए भाषा का मानक क्या है, ये बता दिया। फिर राजनीति की साहित्य पर भाषाई निर्भरता होनी चाहिए, न कि साहित्य की राजनीति पर भाषाई निर्भरता, इसको मैंने यहां बता दिया। यानी जितने मैंने केंद्रीय भाव निकाले थे, उन सबको मैंने इस पैराग्राफ में समेट दिया। इसको आप ध्यान से 3-4 बार पढ़ेंगे, आप देख पाएंगे कि पैराग्राफ के बहुत कम से कम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, बहुत सारे बाहरी शब्दों का प्रयोग हुआ है, और पैराग्राफ के मुख्य भाव और गौड़ भाव गायब भी नहीं होने पाए हैं। इस तरह से आपको भावार्थ लिखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।